now? Yeah. Okay, fine. तो हमने कल लास्ट क्लास में क्लास 6 के अंदर जो पढ़ा था वो इसमें देखा हमने लाइक कि हमने लिस्ट के बारे में पढ़ा था, कैसे लिस्ट के सारे फंक्शंस हैं और उन सब एपीआईज के बारे में हमने कवर कर लिया था। ओके, नाउ अभी क्लास 7 के लिए अगर हमने यहाँ पे एम के डी आई आर कमांड से class_7 इस तरीके का एक फोल्डर बना लिया है और आगे की सारी प्रैक्टिस इसी में करेंगे, है ना। तो cd कमांड करके मैं class_7 के अंदर गया हूँ और इसमें भी कुछ भी नहीं है। ओके, सो गाइज नेक्स्ट कुछ आवर्स में हम लोग टपल्स और सीक्वेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं, हम लोग सेट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, हम डिक्शनरी के बारे में पढ़ने वाले हैं और लूपिंग टेक्निक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि डेटा स्ट्रक्चर की हमारे काम आती हैं। ओके, सो आफ्टर दिस क्लास वी completed most of our basic functionality in Python, like कंट्रोल फ्लोज हमने पूरा पढ़ लिया है और हमने सारी की सारी लूपिंग टेक्निक भी कंट्रोल फ्लो में पढ़ ली हैं और डेटा स्ट्रक्चर से हमने मैक्सिमम जिसके इसके डेटा स्ट्रक्चर भी कंप्लीट कर लिए हैं। अगली क्लास से हम आर्गुमेंट पार्सर करके जो सबसे बेसिक लाइब्रेरी होती है उसको हम पढ़ेंगे और जिससे कि हम अपना जो प्रोजेक्ट है उसको फाइनल करके अगली क्लास से हम लोग अपने प्रोजेक्ट को इनिशिएट कर देंगे पैरेलली बनाना। ओके, और इसके साथ साथ जो भी अलग अलग टॉपिक्स हैं जो इसमें हमारे पाइथन के ट्यूटोरियल में बचे हुए हैं उनको हम पैरेलली कंप्लीट करेंगे। ओके, so this is tuples and sequence. Okay, so before going to tuple, मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ कि सी पाइथन में जितने भी प्री डिफाइंड वेरिएबल्स लाइक लिस्ट, स्ट्रिंग, इंटीजर, ये सारे के सारे हैं, ये ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में होते हैं। इनकी इंटरनली पाइथन की लाइब्रेरीज में क्लासेस होती हैं और जब कभी भी हम इनको यूज करते हैं तो वो उनका क्लासेस का एक ऑब्जेक्ट हमारे लिए बना करके देता है पाइथन और उस ऑब्जेक्ट पे ही हम सारे के सारे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कि ऑब्जेक्ट के हमेशा पाइथन में टू टाइप्स होते हैं, आइदर इट विल बी इम्यूटेबल और इट विल बी इम्यूटेबल। I don't know you people are know about the mutable or immutable, but it's like कि म्यूटेबल ऑब्जेक्ट को, जैसे कि लिस्ट एक म्यूटेबल ऑब्जेक्ट है। म्यूटेबल ऑब्जेक्ट ऐसी ऑब्जेक्ट है जिसको क्रिएशन के टाइम पे जो वैल्यू असाइन की जाती है ना, बाद में भी हम उसमें असाइनमेंट कर सकते हैं। सो इट्स सपोर्ट असाइनमेंट। और इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट जो होती है उसमें असाइनमेंट सपोर्ट नहीं होता है। इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होती है जिनको बाद में हम चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं। तो लिस्ट और जो हमारे टपल्स हैं उनमें बस सबसे बड़ा जो चेंज है वो यही है कि टपल्स जो होते हैं वो इम्यूटेबल्स होते हैं। टपल को अगर आप असाइन करना चाहोगे कुछ नई वैल्यू को, आफ्टर यू आर creating a tuple and assigning the value at the first time, after that you will not able to assign the value in the tuples because they are immutable है। तो पहली बार जब तुमने टपल को क्रिएट किया है उसी टाइम पे जो वैल्यू असाइन हुई है वही वैल्यू वो लेता है, इसके बाद तुम कोई भी वैल्यू इसमें चेंज नहीं नहीं कर सकते। अदरवाइज टपल की और लिस्ट की जो भी सीक्वेंसिंग है, जो भी उसमें ऑपरेशंस किए जाते हैं, वो मोस्ट ऑफ द ऑपरेशंस आर सेम, ठीक है कि नहीं। तो अपन देखते हैं कैसे टपल को क्रिएट करते हैं, ठीक है कि नहीं। ओके, सो हम लोग हेल्प प्रॉम्प्ट पर हैं। चलो इसी में लिखते हैं। ओके, सो अगर किसी नए फाइल को लिखना है तो विम स्पेस माई टपल्स, फाइल का नेम .py, क्योंकि पाइथन की स्क्रिप्ट है ये।
हमने स्पेस दबाया, ओके, डिफाइन किया हमने मेन फंक्शन को। मैंने बताया था डेफ स्पेस मेन फंक्शन का नेम, एंड देन ओपन ब्रेसेस क्लोज ब्रेसेस, अंदर कोई आर्गुमेंट देने हैं तो वो आर्गुमेंट आप यहाँ पे दे सकते हो। आर्गुमेंट कुड बी लाइक ए पोजिशनल आर्गुमेंट और कीवर्ड आर्गुमेंट, इसके बारे में हम बता चुके हैं, बात कर चुके हैं। फिर यहाँ पर मैंने बताया था कि आपको कोई भी फंक्शन डिफाइन करने से पहले कोई भी फंक्शन डिफाइन करने से पहले, उसकी बॉडी लिखने से पहले आपको उसका एक कमेंट लिखना पड़ता है कि हम इसमें क्या करने वाले हैं। सो दिस मैन फंक्शन गोइंग टू एक्सप्लेन द यूजेज ऑफ tuples in Python. Okay, and we are closing the comment with this. ओके, सो हाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन द टपल, कैसे हम टपल को डिफाइन करते हैं। तो टपल को डिफाइन करने के ये तरीके हैं। टी इक्वल टू, अगर मल्टीपल वेरिएबल्स को आप कॉमा सेपरेट करके लिख दोगे तो वो ऑटोमेटिकली इसको टपल के फॉर्मेट में पाइथन इनको ले लेगा। ठीक है कि नहीं, आपको ये हमेशा याद रखना है। ए टपल कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ वैल्यूज सेपरेटेड बाई कॉमाज। ठीक है कि नहीं। और अगर आप कुछ इस तरीके से भी लिख दोगे कि टपल के अंदर नेस्टेड टपल जो होता है, कि टपल कॉमा और नए फिर कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, और वो भी स्पेशली एक टपल के फॉर्मेट में, तो देखिए यहाँ पे दो टपल रेडी हो गए हैं, और टपलों के अंदर भी जो मेंबर है, इनके जो एलिमेंट्स हैं, वो अपने आप में भी एक टपल है। दैट्स कॉल्ड नेस्टेड टपल। ओके, सो सेम वे वी आर गोइंग टू डू। सो लेट्स से मैंने एक स्टूडेंट्स करके एक वेरिएबल बनाया है, और मैंने इसमें लिखा नेम। ओके, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी। ओके, नाउ आई एम प्रिंटिंग द, एक तो मैंने स्टूडेंट वेरिएबल को प्रिंट किया, एंड बिफोर प्रिंटिंग इट आई वांट सी दैट यस इज इट ए टपल और नॉट। तो मैं उसको पता लगाने के लिए कि इसका टाइप क्या है, तो एक टाइप करके एपीआई होती है, इसके अंदर आप किसी भी वेरिएबल को पाइथन को पास करोगे ना, तो वो उसका डेटा टाइप बता देगा कि ये किस डेटा टाइप का वेरिएबल है। ठीक है कि नहीं। मेन फंक्शन को लिखने के बाद आपको मेन कॉल करना है, तो हमने यहाँ से मेन फंक्शन को कॉल किया, हमने wq करके पाइथन की फाइल को सेव कर दिया। अभी देखिए यहाँ पे एक mytuples.py पाइथन फाइल बन गई है, और पाइथन mytuples.py को आप करोगे तो देखो ये एक टपल क्लास का ऑब्जेक्ट है, और इसमें एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी, एंड दैट आल्सो इन फॉर्मेट ऑफ टपल, है ना। तो कोई भी कॉमा सेपरेटेड, अगर आप किसी भी वैल्यू, अगर वैल्यूज हैं जो सेपरेटेड बाय कॉमाज हैं, तो वो ऑटोमेटिकली टपल के फॉर्मेट में पाइथन में चेंज हो जाती हैं। ठीक है कि नहीं। अब मैंने बताया कि टपल्स इम्यूटेबल होते हैं। इम्यूटेबल का मतलब, लेट्स से नाउ वी प्रिंटेड इट, नाउ आई वांट टू चेंज द वैल्यू, लेट्स से इन प्लेस ऑफ 0 आई वांट टू मेक इट x। सो व्हाट एग्जैक्टली आई एम ट्राइंग टू डू, यहाँ मैं करने की क्या कोशिश कर रहा हूँ, मैं इंडेक्स 1 पर सो टपल की इम्यूटेबिलिटी चेक करने के लिए मैं इंडेक्स 1 की वैल्यू को चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, एंड वी विल सी कॉलन wq एक्सक्लेमेशन मार्क एंड एंटर, इससे फाइल सेव होती है पाइथन। ये तो यहाँ देखिए आपको क्या बोल रहा है ये, कि टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट।
व्हाट इट मीन्स कि असाइनमेंट आइटम जो है, जो हम लिस्ट में असाइन किया करते थे वैल्यूज को, क्योंकि लिस्ट म्यूटेबल हुआ करता था, वहां पे सारी चीजें सपोर्ट करती थी। टपल क्योंकि इम्यूटेबल है तो इसमें आइटम असाइनमेंट सपोर्टेड नहीं है। आप यहाँ देखेंगे तो इसने ये बात बताया भी है, टपल्स आर इम्यूटेबल, सो वी कैन नॉट डू एनी असाइनमेंट फर्दर। Once you are creating a tuple, that moment whatever value you are giving, जो भी वैल्यू आप दे रहे हो वो ही वैल्यू टपल में रखी जाती हैं, उसके बाद टपल को चेंज नहीं किया जाता है। ठीक है कि नहीं? तो आपको सीधी सिंपल सी चीज समझ में आ रही होगी कि लिस्ट में सारी की सारी चीजें कवर कर दी थी। डेटा स्ट्रक्चर लिस्ट जो डेटा स्ट्रक्चर था उसमें पाइथन ने बहुत सारी चीजें कवर कर दी थी, उसके बाद भी टपल की जरूरत क्यों पड़ी? तो टपल को इन्होंने बनाया था एक कांस्टेंट टाइप की लिस्ट बनाने के लिए, जिसमें आप कोई भी चीजें चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है कि नहीं? लेकिन लिस्ट जो टपल्स के एलिमेंट होते हैं, ये एलिमेंट इट कुड बी द नंबर, इट कुड बी ए स्ट्रिंग, इट कुड बी एनीथिंग। तो यहाँ देखिए इसने नंबर ले रखे हैं दो और एक स्ट्रिंग ले रखी है। इवन इसने आपका जो टपल्स के जो मेंबर हैं या फिर जो एलिमेंट्स हैं वो अपने आप में टपल्स भी हो सकते हैं, जिसे हम नेस्टेड टपल कह रहे हैं। और टपल के जो एलिमेंट्स हैं ये अपने आप में एक लिस्ट भी हो सकते हैं। तो अब हम इसको देखते हैं, और ये हमें पता है कि लिस्ट क्या होती है, म्यूटेबल ऑब्जेक्ट होती है। तो अब हम देखते हैं कि किस तरीके से चीजों को चेंज किया जाता है। ओके, तो मैंने इसको कमेंट आउट कर दिया जिससे कि मेरी एरर ना आए। ओके, एंड आई एम ट्राइंग टू मेक ए टपल लिस्ट एंड हाउ इट विल बी। तो मैंने यहाँ 1 2 3 4 5 लिया, कॉमा एक और लिया मैंने जिसमें ए एस बी डी, इस तरीके से। ओके, एंड मैंने प्रिंट कराया इसको। ओके, हमें यहाँ कमेंट लिखना है कि implementing mutable object as element in tuple. Now we're gonna print it. Let's see how it will be. Python, see again, this is a another tuple which is having the element as a list. ठीक है कि नहीं? तो अभी क्वेश्चन बनता है कि अगर किसी इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट के अंदर म्यूटेबल टाइप का एलिमेंट है तो क्या हम इस म्यूटेबल टाइप के एलिमेंट को चेंज कर सकते हैं या नहीं? बिल्कुल, तो अपन ट्राई करते हैं। आप सभी को अगर ऐसा लग रहा हो कि बार बार मैं ये कमेंट क्यों लिख रहा हूँ, है ना, तो देखो ये हैबिट आपको भी पाड़नी है। अपने कोड को लिखने से पहले, जो भी आप नीचे कोड में लिखने जा रहे हो ना, उससे पहले सारे के सारे कंसेप्ट को आपको कमेंट में लिखना चाहिए। ये एक गुड हैबिट ऑफ कोडिंग है। इससे क्या फायदा होता है कि जब बाद में आप कभी उस कोड को देखते हो ना तो आपको समझ में आ जाता है कि ओके ये फंक्शन मैंने किस लिए लिखा था, है ना। टपल लिस्ट का अगर मैं जीरोथ एलिमेंट लेता हूं तो ये मेरे को इसका पहला एलिमेंट जो है ये है, इसको वापस करेगा। ओके, और ये अपने आप में एक लिस्ट है, और इसके सेकंड एलिमेंट पर मैं वैल्यू असाइन कर देता हूँ, लेट्स से 4। नो, it's a list, so we gonna append a new element here as a 4। तो टपल का जो पहला एलिमेंट है वो लिस्ट है, और इस लिस्ट में मैंने एक चेंजेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, एक एलिमेंट को अपेंड करके। वाई इट इज फोर, इट शुड बी 14 और समथिंग, सो दैट हमें पता लगे कि नई वैल्यू
अपेंड हो गई है। ओके, आप यहाँ देखोगे तो देखिए हमने इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट के अंदर अवेलेबल एक म्यूटेबल टाइप के एलिमेंट्स में चेंजेस किए हैं। सो इट मींस कि जो ऑब्जेक्ट अभी जो इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट हो या म्यूटेबल ऑब्जेक्ट हो, अगर म्यूटेबल ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई भी ऑपरेशन आप करोगे, हाउएवर कि उस म्यूटेबल ऑब्जेक्ट को कहाँ से एक्सेस किया जा रहा है, क्या वो इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट से एक्सेस किया जा रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपका ऑपरेशन म्यूटेबल ऑब्जेक्ट के ऊपर है तो आपके सारे के सारे ऑपरेशन जो म्यूटेबल ऑब्जेक्ट से रिलेटेड हैं वो परफॉर्म हो जाएंगे। लेकिन इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट में अगर कोई असाइनमेंट टाइप का ऑपरेशन आप करोगे तो वो आपको एरर थ्रो करेगा, क्योंकि इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट्स होती हैं जिनको बाद में चेंज नहीं किया जा सकता। ओके, अब एक और बात अभी अपन आ जाते हैं कि टपल्स में कितने आइटम्स, टपल्स जीरो आइटम भी कंटेन कर सकता है, इट कुड हैव नथिंग। ठीक है कि नहीं? तो ऐसी टपल जिसमें कुछ भी नहीं होता है, उसे बनाने के लिए हमें ये ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट इस तरीके का परफॉर्म देना पड़ता है। ठीक है कि नहीं? और जब इसकी लेंथ को आप देखोगे तो देखिए यहाँ पे इसकी लेंथ जीरो है। और सिंगल आइटम के लिए हमें क्या करना पड़ता है, अगर लेट्स से कि मैंने यहाँ पर आपके सामने दिखाया, जब मल्टीपल्स आइटम होते हैं तो हम कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज लिख देते हैं, और पाइथन को पता चल जाता है कि अगर आपकी कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज हैं अवेलेबल तो वो ऑटोमेटिकली टपल्स में चेंज होंगी। लेट्स से लेकिन अगर कोई ऐसी टपल है जिसमें एलिमेंट ही एक है, मात्र, राइट? ठीक है कि नहीं? तो अगर उसमें एलिमेंट ही एक है तो आप कहाँ कैसे पता लगाओगे, क्योंकि इसमें कॉमा तो दिख नहीं रहा है, तो वो एक सिंपल वेरिएबल की तरह भी हो सकता है, राइट? आप पाइथन को कैसे बताओगे कि ये आपको एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में, नंबर फॉर्मेट का वो वेरिएबल नहीं लेना है, इसको आपको टपल बनाना है, तो उसके लिए आपको यहाँ एक कॉमा एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। अगर आप एक्स्ट्रा कोमा लगा दोगे तो ऑटोमेटिकली पाइथन को पता लग जाएगा कि आपको ये एक वेरिएबल टपल टाइप का वेरिएबल है जिसमें केवल एक ही एलिमेंट है। और अगर आप ये कोमा नहीं लगाते हो तो पाइथन इसको टपल नहीं बनाएगा, पाइथन इसको सिंपली जो आपका टाइप, आप यहाँ पे नंबर दे रहे हो तो नंबर क्लास का ऑब्जेक्ट बना देगा, और आप अगर स्ट्रिंग दे रहे हो तो स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट बना देगा। ओके, अपन देख लेते हैं इन दोनों को प्रिंट करा के। तो ये सिंगल एलिमेंट वाला कंसेप्ट आपको जरूर याद रखना है। तो पहले मैंने कॉमा के साथ जो सिंगल एलिमेंट है उसको रख के प्रिंट किया है, देन उसके बाद हमने विदाउट कॉमा प्रिंट किया, एंड वी आर गोना सी दैट व्हाट इज द टाइप पाइथन इज टेकिंग इंटरनली। तो देखिए जो पहला क्लास है उसको उसने टपल ऑब्जेक्ट बनाया, क्यों? क्योंकि हमने कॉमा दिया था। और सेम उसको प्रिंट भी उस तरीके से इसने किया है कि पहला एलिमेंट ये है और देन कॉमा सेपरेटेड है यहाँ पर। और दूसरा क्लास है वो मैं बता रहा था आपको कि अगर कॉमा सेपरेट नहीं दे रहे हो तो पाइथन को पता नहीं चलेगा कि ये टपल है कि क्या है। पाइथन उसको सिंपली उस टाइप का ऑब्जेक्ट बनाएगा जिस टाइप का यहाँ पे वैल्यू अवेलेबल है। ठीक है कि नहीं? तो यहाँ पे क्योंकि ये हमने इन्वर्टेड ये इसके अंदर डाला है, राइट, कॉलन के अंदर डाला है, तो ये स्ट्रिंग टाइप का हमारा ऑब्जेक्ट बना दिया इसने क्लास को, और उसे प्रिंट कर दिया। ओके, तो हमको याद रखना है कि टपल हमेशा कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज को कंटेन्स करता है, ये मैंने आपको बता चुका हूँ। टपल इम्यूटेबल होते हैं, उनको चेंज नहीं किया जा सकता। टपल्स नेस्टेड हो सकते हैं, एक टपल के अंदर मल्टीपल टपल एज ए एलिमेंट रखे जा सकते हैं। टपल के अंदर चाहे वो इम्यूटेबल होते हैं, लेकिन इनके अंदर आप म्यूटेबल ऑब्जेक्ट भी कंटेन कर सकते हो एज ए एलिमेंट, और उन्हें आप
सारे के सारे म्यूटेबल ऑब्जेक्ट के ऑपरेशन उन पे परफॉर्म कर सकते हो। अगर कोई जीरो लेंथ का टपल है तो उसको डिफाइन करने का तरीका कुछ इस तरीके से होता है, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट। और अगर कोई सिंगल एलिमेंट वाला टपल है तो उसको डिफाइन करने का तरीका कुछ इस तरीके से होता है। आपको यहाँ पर कॉमा देना पड़ेगा, नो ट्रेलिंग कॉमा इज नीडेड। ट्रेलिंग कॉमा आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है कि नहीं। अच्छा, ऐसा है कि यहाँ पर हमने t इक्वल टू 1 वैल्यू कॉमा 2 वैल्यू कॉमा थर्ड वैल्यू इस तरीके से लिखा। आप इसको उल्टा भी लिख सकते हो कि 1 वैल्यू 2 वैल्यू 3 वैल्यू इक्वल टू t, ठीक है कि नहीं। तो पाइथन हैंडल कर लेता है, ये पाइथन की स्मार्टनेस है कि वो इंटरनली आपकी ये छोटी मोटी गलतियां भी अगर आप कर रहे हो तो वो इंटरनली हैंडल कर लेता है। रिवर्स ऑपरेशन इज आल्सो पॉसिबल इन पाइथन। ओके, सो एनी क्वेश्चन ऑन टपल? ओके, सो विल मूव फॉरवर्ड, ठीक है कि नहीं। देखिए, ये सीक्वेंस डेटा टाइप्स जो होते हैं ना, सीक्वेंस डेटा टाइप्स का मतलब ये है कि ऐसे डेटा टाइप्स जो वैल्यूज को सीक्वेंस में रखते हैं उनको सीक्वेंस डेटा टाइप कहते हैं। उनमें से एक है टपल। लिस्ट भी एक सीक्वेंस डेटा टाइप है, ठीक है कि नहीं। तो ऐसे अब लिस्ट एक म्यूटेबल टाइप का सीक्वेंस डेटा टाइप है, और जो टपल है वो इम्यूटेबल टाइप का सीक्वेंस डेटा टाइप है, ठीक है कि नहीं। ये चीज आपको याद रखनी है। ओके, सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज सेट। सेट क्या होते हैं? तो आपने टपल और सीक्वेंसेस तो वही है, सीक्वेंस डेटा टाइप हमारे टपल्स लिस्ट इस तरीके के बहुत सारे सीक्वेंस डेटा टाइप्स हैं, है ना। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है वो है सेट। सेट क्या है? अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं आगे सेट पर बढ़ रहा हूँ। मैं आपके लिए 1 मिनट का और टाइम देता हूँ, आधी मिनट का। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे बताएं, अदरवाइज आई विल मूव फॉरवर्ड। आई होप आप सभी लोग अपने आज के होमवर्क में मैं टपल्स के ऊपर आपको दूंगा। आपको खुद की mytuples.py फाइल लिखनी है। उसमें टपल से रिलेटेड आपको हेयर एंड देयर बहुत सारे ऑपरेशन करने हैं। असाइनमेंट ऑपरेशन को ट्राई करना है जिससे कि पता लगे कि हाँ ये इम्यूटेबल है या म्यूटेबल है, इसके बारे में आपको कंफर्मेशन हो। ओके, अभी अपन आगे बढ़ जाते हैं। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो सेट डेटा टाइप पे। तो देखो, हमने पहला डेटा टाइप पढ़ा था लिस्ट। लिस्ट एक ऐसा डेटा टाइप था जिसमें कोई भी चीज को कभी भी चेंज किया जा सकता था। म्यूटेबल टाइप का सीक्वेंशियल डेटा टाइप, है ना। उसमें किसी भी टाइप का कोई भी डेटा टाइप की मल्टीपल डेटा टाइप की वैल्यूज को आप एक जगह स्टोर कर सकते थे, नंबर स्ट्रिंग सबको। इवन बहुत सारे नंबर्स को आप रिपीट भी कर सकते थे उसमें, जैसे 1 2 1 1 1 1 अगेन। तो वो सारे के सारे नंबर्स को 1 1 1, चाहे वो रिपीटिंग हैं, उनको भी स्टोर करता था अपने एलिमेंट्स के तौर पर, राइट, अपने एलिमेंट्स के रूप में। जब हम टपल्स पर आए तो हमको पता लगा कि टपल्स और लिस्ट में अंतर बस इतना है कि जो टपल्स होते हैं वो इम्यूटेबल टाइप के होते हैं। उनकी वैल्यू को आफ्टर क्रिएशन जो भी वैल्यू असाइन की जाती है उन पे फिर असाइनमेंट ऑपरेटर काम नहीं करता है, ठीक है कि नहीं। और ये किसी भी तरीके का अपने एलिमेंट में एज ए लिस्ट को भी रख सकते हैं, यानी म्यूटेबल ऑब्जेक्ट को भी रख सकते हैं। फिर हमने पढ़ा कि एम्प्टी टपल कैसे किए जाते हैं, और सिंगल अगर एलिमेंट वाला टपल है तो उसे कॉमा सेपरेटेड के तौर पर लिखा जाता है, ठीक है कि नहीं। अभी हमारी सारे के सारे डेटा टाइप्स में एक चीज अभी भी रह गई है, वो है सेट। सेट क्या एक्स्ट्रा फैसिलिटी देता है अदर देन लिस्ट एंड टपल, राइट। सेट क्या करता है? सेट में आपके अनऑर्डर्ड कलेक्शन होते हैं विद नो डुप्लीकेट एलिमेंट। एलिमेंट डुप्लीकेट नहीं हो सकता है इसमें। ये सेट की कंडीशन है। सेट में अगर आप एप्पल एप्पल 2 बार दे रहे हो ना तो वो एक एप्पल को उड़ा देगा आपके को, ठीक है कि नहीं। दूसरी बात, सेट में आपका ऑर्डर फिक्स नहीं होता, अनऑर्डर्ड कलेक्शन है। अनऑर्डर्ड कलेक्शन का मतलब, अगर आपको लग रहा है कि एप्पल सेकंड पोजीशन पर होगा तो आप भूल जाओ, वो कोई पता नहीं है आपको कि एप्पल किस पोजीशन पर है। हर बार सेट पर कोई ऑपरेशन करोगे उसके बाद सेट खुद से डिसाइड करेगा कि उस एलिमेंट को किस ऑर्डर में रखना है।
ठीक है कि नहीं? तो पहले तो देखिए हमने यहाँ पे सेट बनाया, इसमें मैंने एप्पल 2 बार रख दिया, ऑरेंज 2 बार रख दिया, बनाना रख दिया, पेयर रख दिया, राइट? आप जब इसको प्रिंट करोगे तो वो देखिए इस तरीके से प्रिंट कर रहा है इसको। इसने एप्पल के मल्टीपल इंस्टेंसेस उनकी डुप्लीकेसी को खत्म कर दिया। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, डुप्लीकेसी खत्म करने के बाद कोई पता नहीं है कि एप्पल पहले फर्स्ट पोजीशन पर और थर्ड पोजीशन पर था, यहाँ पे सबसे लास्ट पोजीशन पर है, विच इज फोर्थ वन। दैट्स कॉल्ड अनऑर्डर्ड। ठीक है कि नहीं? तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सेट ऑपरेशन यूज करने जा रहे हो, आपने सेट बना दिया, आपको पता है कि वो डुप्लीकेसी नहीं रखता है, तो ऑटोमेटिकली डुप्लीकेट वैल्यूज को खत्म कर देगा, लेकिन आप फिर उसमें एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो उसके इंडेक्स के आधार पर। जब अनऑर्डर्ड कलेक्शन है तो इंडेक्सिंग का कोई मीनिंग ही नहीं है। किस इंडेक्स पर क्या वैल्यू होगी आपको कुछ भी पता नहीं है। फिर क्वेश्चन बनता है तो फिर हम सेट को क्यों रखते हैं? सेट की जरूरत ही क्या है? डुप्लीकेसी तो हम लिस्ट से भी हटा सकते हैं, राइट? बिल्कुल हटा सकते हो, लेकिन कुछ सेट में अलग ऑपरेशन है जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है, जिनके लिए सेट का इनोवेशन हुआ था। सेट के बारे में पाइथन ने सेट लाइब्रेरी बनाई थी, विच इज एक्चुअली लाइक कि हमारे यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, सिमेंटिक डिफरेंस, जो ये इस तरीके के ऑपरेशन है ना, जो यूनियन ऑपरेशन होता है। लेट से आपको अगर यहाँ देखो तो देखो, ए और बी, ए माइनस बी, दैट्स कॉल्ड इंटरसेक्शन, राइट? दिस इज ए यूनियन। अगर मेरी ए में एक सेट है और वो इस तरीके से है, और बी का एक सेट है वो इस तरीके से है, तो इसने ए को प्रिंट कराया, तो इसने यहाँ पर जितने भी मल्टीपल ए कैरेक्टर थे उन सबको उड़ा दिया, और डुप्लीकेसी खत्म करने के बाद ये ए कुछ इस तरीके का दिखने लगा सेट हमारा, तो यूनिक लेटर्स इन ए। ठीक है कि नहीं? और जब मैं ए में से बी को माइनस किया तो आप देखिए कि ये सी एलिमेंट जो है, ये ए में भी है और यहाँ पर बी में भी है। तो जब हमारा इंटरसेक्शन होगा तो सी एलिमेंट को वो खत्म कर देगा, और आर एलिमेंट ये है वो डुप्लीकेट नहीं हो रहा है ए और बी में, तो वो आर को यहाँ पे दिखा रहा है। तो जब कभी हमारी रिक्वायरमेंट्स कुछ इस तरीके की होती है ना कि आपको विदाउट डुप्लीकेसी के कोई कलेक्शन दिखाना है, उस कलेक्शन पर आप इंटरसेक्शन और यूनियन जैसे ऑपरेशन परफॉर्म करने की आपकी रिक्वायरमेंट है, और हमेशा कभी भी डुप्लीकेशन नहीं होनी चाहिए, तो उस मोमेंट पे हम सेट का यूज करते हैं। अब आप देखेंगे ए और बी में, तो यहाँ पर इसने जितने भी न्यू न्यू एलिमेंट्स थे उन सबको यूनियन कर दिया। ठीक है कि नहीं? इनको हम भी खुद से परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। सो हमारी पहली पाइथन स्क्रिप्ट बन चुकी है, वो mytuples.py बन चुकी है। अगली पाइथन स्क्रिप्ट के लिए हम नई फाइल खोलेंगे। नई फाइल खोलने के लिए मैंने बताया था vim स्पेस myset.py। नई फाइल खुल गई एकदम, यहाँ दिख रहा है आपको ये न्यू फाइल है ना? आई दबा करके इंसर्ट मोड में जाएंगे, डेफ स्पेस मेन and colon, and here we are gonna write what? Comment. This main function explaining the set data structure in Python. Here we go, वेरी सिंपल। कमेंट हमने लिख दिया है, अब अपन आगे चलते हैं। हमने बताया था कि सेट को बनाने का क्या तरीका है, तो ये एक ओपन ब्रेसेस देखो इस तरीके से बनाया जाता है ना? ठीक है कि नहीं? ये मतलब ये कि इसको, इस ओपन करली ब्रेसेस को ओपन करें और करली ब्रेसेस को बंद करें, और इसके अंदर जो भी एलिमेंट है इनको रखें आप। तो ये सेट लिखने का तरीका है, ठीक है कि नहीं? बताया था मैंने लिस्ट को लिखने के तरीके के लिए इसका यूज किया जाता है, जबकि अगर सेट लिखना है आपको, तो सेट लिखने के लिए आपको यूज क्या करोगे? इस तरीके का यूज करोगे। ओके। और अगर हमने इससे पहले जो टपल बनाए थे, तो टपल लिखने के लिए हम क्या यूज करते हैं? ये ब्रैकेट यूज करते हैं। ठीक है कि नहीं? तो सिंपल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, एंड देन फिर लिस्ट वाला जो ब्रैकेट हमारा है ना, कैपिटल ब्रैकेट हम उसको बोलते हैं, तो वो आपके अलग अलग डेटा टाइप को यहाँ पर डिफाइन करते हैं। ठीक है कि नहीं? जैसे यहाँ पर हमने ए लिखा,
Why don't I take the same example? It's just कि मैं कॉपी पेस्ट इसलिए कर रहा हूँ जिससे कि मुझे लिखना ना पड़े. ओके. अब सिंपली हम भी इसको प्रिंट करा लेते हैं. तो प्रिंट कराने से पहले हम टाइप प्रिंट कराएंगे इसका, जिससे कि हमको पता लगे कि जो हम बात कर रहे हैं कि ये सेट का ऑब्जेक्ट होगा, क्या सच में ये सेट का ऑब्जेक्ट है भी कि नहीं. और अगर ये सेट का ऑब्जेक्ट है तो सेट वाली सारी की सारी फंक्शनलिटी इसको परफॉर्म करनी चाहिए. तो हमने ये सब कुछ लिख करके और फिर इसे सेव किया, और नए कोड में हमने मेन फंक्शन में इसको कॉल यहाँ से करा दिया. ओके. WQ से सेव किया. पाइथन स्पेस माई सेट डॉट पी वाई. देखिए आप, ये जो ऑब्जेक्ट है इसका टाइप क्या है, सेट टाइप की क्लास का ऑब्जेक्ट है. इसमें आपने देखें एप्पल ऑरेंज बनाना पीएस. नाउ लुक एट दिस. दिस इज व्हाट एग्जैक्टली आई वांट टू टेल टू यू गाइस, कि यहाँ पर खुद पाइथन के डॉक्यूमेंट में बास्केट को प्रिंट किया है विद द सेम एलिमेंट. दिस इज द रीजन कि मैंने इन सेम एलिमेंट्स को लिया था. सेम एलिमेंट में जब इसको प्रिंट किया है तो आपको पहला एलिमेंट दिखा है ऑरेंज, और सेम एलिमेंट्स में जब मैंने इस सेट को प्रिंट किया है तो पहला एलिमेंट आपको क्या दिख रहा है, एप्पल दिख रहा है. दैट्स वाई इट इज ए अनऑर्डर्ड कलेक्शन. जरूर याद रखना है आपको ये चीज. हम सब से कोडिंग करने के टाइम पे ये गलतियां हो जाती हैं कि हम सेट बना देते हैं और सोचते हैं कि यार इनके सेट को हम एक्सेस कर लेते हैं, उसके एलिमेंट को एक्सेस कर लेते हैं. ऐसा नहीं करना है आपको कभी भी. सेट का एलिमेंट एक टाइम पर कुछ और वैल्यू देगा, अगले टाइम पर कुछ और वैल्यू दे देगा. ठीक है कि नहीं. और अगर कभी आपको ऐसा करना भी है कि आप सेट का बना रहे हो और उससे डुप्लीकेसी को खत्म कर रहे हो और फिर उसके बाद आपको एलिमेंट को फिक्स करके रखना है, तो उस मोमेंट पे आपको सेट को लिस्ट में बदलना पड़ेगा और फिर सारे के सारे एलिमेंट्स की इंडेक्स आपको पता लगानी पड़ेगी कि इस एलिमेंट का ये इंडेक्स है, इस एलिमेंट का ये इंडेक्स है. ओके. तो ये हमने बना लिया. ओके. लेट्स से एक और नया वो लिखते हैं हम इसका, सेट सपोर्ट्स यूनियन एंड इंटरसेक्शन. ओके. सो वो भी हम देख लेते हैं एक बार. सेम सेम मैं प्रिंट इसलिए करा रहा हूँ, सेम सेम कॉपी पेस्ट इसलिए कर रहा हूँ, जैसे कि आपको पता लगे कि अनऑर्डर्ड का मतलब क्या है, बार बार यहाँ पर है ना. ओके. सो आपको इस एलिमेंट में लग रहा होगा कि यार आप पहले हमने बताया था कि सेट को डिफाइन करने के लिए करली ब्रेसेस का यूज करना है, और फिर उसके अंदर कुछ ऐसे कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज आपको देनी है. यहाँ पर इन्होंने कोई करली ब्रेसेस यूज नहीं किया और सिंपली एक स्ट्रिंग टाइप को दे करके आपने काम कर दिया. राइट. कैसे हुआ ऐसा? तो देखिए यहाँ पे ये जो अंदर लिखा हुआ है ये एक स्ट्रिंग टाइप की क्लास का ऑब्जेक्ट है, उसको मैं सेट क्लास के ऑब्जेक्ट में चेंज कर रहा हूं. सो इट्स ए टाइप कास्टिंग, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग हियर ये सेट. ठीक है कि नहीं. और सेम ऐसे ही अपन ये बी ले लेते हैं. मैंने दो इस तरीके के वेरिएबल ले लिए हैं. ओके. अभी इनको अपन प्रिंट करा लेते हैं, ABC एंड BCD. सो हेयर वी गो. हमारा ABC इस तरीके से प्रिंट हुआ है. पहला एलिमेंट है हमारा D. हेयर यू विल सी, इनका पहला एलिमेंट है A. दोबारा से एक बार प्रिंट कराता हूँ. ओके. देखिए आप, पहली बार जब मैंने रन किया तो पहला एलिमेंट मेरा D, दूसरा एलिमेंट था यहाँ पे B. अभी अगर आप देखोगे तो पहला एलिमेंट है D, दूसरा एलिमेंट है C, और तीसरा एलिमेंट है B, और यहाँ तीसरा एलिमेंट था C. दैट्स वॉज द मीनिंग ऑफ अनऑर्डर्ड. ठीक है कि नहीं. अभी हम इसमें इंटरसेक्शन और ये सब ऑपरेशन परफॉर्म करके भी देख लेते हैं कि क्या होता है. ओके.
सो प्रिंट, अब मैं करने जा रहा हूँ क्या, यूनियन ऑपरेशन, और फिर उसके बाद इंटरसेक्शन ऑपरेशन। ओके, ठीक है। तो यूनियन ऑपरेशन में क्या करना है आपको, ए बी सी दिस बी सी डी, और इंटरसेक्शन ऑपरेशन में आपको क्या करना है, ए बी सी माइनस बी सी डी। Here we go. Let's see what exactly it will look like. हमारे यूनियन ऑपरेशन में सारे के सारे एलिमेंट आ गए। आप देखें ए बी आर सी डी, ओके, ये एलिमेंट थे सबसे पहले। फाइन, कॉमा, अगर हम यूनियन कर रहे हैं तो एल, एल इसमें कहीं भी आया नहीं, राइट, तो एल भी आएगा, ऑब्वियस सी बात है। ए दोबारा से रिपीट हो रहा है तो ए को ये नहीं लेगा। एम, एम एक ऐसा एलिमेंट है जो भी नहीं आया, फर्स्ट टाइम है, डुप्लीकेशन नहीं है, कोई नहीं। सी डुप्लीकेट है और जेड फिर से नहीं है। ओके, सो इट मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 एलिमेंट्स होने चाहिए यूनियन में। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 एलिमेंट है यूनियन में। दैट्स ट्रू, सारा सब कुछ सेम है, ठीक है क्या नहीं। ओके, ये एंड ऑपरेशन भी आप कर सकते हो इस पर, ठीक है कि नहीं। तो ये बहुत सारे इस तरीके के ऑपरेशन हैं, आप इनको देख सकते हो यहाँ पे, डिफरेंस का, सिमेट्रिक डिफरेंस का, ठीक है कि नहीं। इसके बाद आती है डिक्शनरी। सो डिक्शनरी पर मूव करने से पहले अगर सेट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन आप बताएं। समझ में आ रहा है ना आप सभी लोगों को। हेलो एनीवन। Yes. ओके, फाइन, Yes, फाइन sir. धीरेन, या, ओके, ओके सचिन दिशा, फाइन। ओके, सो हमने लिस्ट पढ़ लिया डेटा स्ट्रक्चर का। बार बार मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ कि जब कभी भी आपके पास कोई रिक्वायरमेंट आएगी, क्योंकि आगे चल के हम कुछ ऐसे प्रोजेक्ट भी बनाएंगे जो कि पेड पे प्रोजेक्ट हो। पेड प्रोजेक्ट के केस में आपको क्लाइंट से जब सारी की सारी रिक्वायरमेंट पूछनी है, या क्लाइंट क्लाइंट आपको रिक्वायरमेंट बताएगा, तो उनको आपको ऐसे अंडरस्टैंड करना है कि रिक्वायरमेंट के टाइम पर आपको समझ में आ जाए कि किस चीज के लिए आपको किस टाइप का डेटा स्ट्रक्चर यूज करना है। तो अगर रिक्वायरमेंट ऐसी है कि पूरी की पूरी सिंगल सिंगल की पेयर के फॉर्मेट में नहीं है, सिंपल एक ऐसा डेटा एलिमेंट्स हैं जो कि आपको रखने हैं और एक लिस्ट के फॉर्मेट में रखने हैं, कहीं आपके डुप्लीकेसी है तो उसको भी सपोर्ट करना है, आपको म्यूटेबल फॉर्मेट में ही सपोर्ट करना है, तो उस मोमेंट पे आपको याद रखना है कि आपको लिस्ट ही यूज करनी है। अब इसमें भी ऐसा है कि अगर वो लिस्ट स्टैक और क्यू किस फॉर्मेट में यूज करनी है, तो अगर रिक्वायरमेंट आपकी क्यू के फॉर्मेट की है तो ऑब्वियसली आपको क्यू का ही फॉर्मेट यूज करना है। जैसे कि रेलवे का जब टिकट होता है, टिकट विंडो पर लोग खड़े रहते हैं ना, तो अगर वैसा कुछ स्ट्रक्चर आपको रखना है, या फिर कोई ऑर्डर आ रहे हैं आपके पास, है ना, लेट से किसी फूड डिलीवरी के ऑर्डर हैं, तो वन बाई वन ऑर्डर आ रहे हैं आपके पास में, तो ऐसे ऑर्डर की लिस्ट को रखना है आपको, तो लिस्ट के ही फॉर्मेट में रखना है, और लिस्ट में भी वो क्यू का फॉर्मेट है, ठीक है कि नहीं। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आएगा उसको पहले ऑर्डर डिलीवर होगा, इस तरीके से, है ना। लेकिन लास्ट इन फर्स्ट आउट है वो स्टैक है, ठीक है कि नहीं। ये दोनों को करने के बाद अब अगर आपका ऐसा आ जाए कि एक ही बार डिफाइन होगा वो डेटा स्ट्रक्चर, और उसके बाद वो चेंज नहीं होना चाहिए, इम्यूटेबल टाइप का, तो आपको लिस्ट नहीं, उस केस में आपको टपल्स का ही यूज करना है। अब आप कहोगे कि ये कब आता है, टपल्स का मैक्सिमम यूजेबिलिटी क्या है, कहाँ एप्लीकेशन है ऐसा कि एक बार यूज करने के बाद आप दोबारा उसको चेंज नहीं करना चाहते हो। तो देखो, जो मेक फाइल से लिखी जाती है ना, आजकल आप लोगों को पता है या नहीं मुझे नहीं पता, बट आपको मैं बता दूं कि सारी की सारी इंडस्ट्री में जो मेक फाइल्स लिखी जाती हैं कंपाइल करने के लिए, बड़े बड़े लाइब्रेरीज या फिर
बाइनरीज को कंपाइल करने के लिए, वो उनमें मैक्सिमम जो यूज होता है वो टपल से यूज होता है, बिकॉज मेक फाइल्स बार बार चेंज नहीं की जाती। उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं वो एक ही बार फिक्स कर दिए जाते हैं और उसके बाद उनको बार बार चेंज नहीं किया जाता है। तो उस तरीके की अगर रिक्वायरमेंट है आपको, तो आपको क्या यूज करने हैं, टपल्स टाइप की सीक्वेंशनल डेटा स्ट्रक्चर को यूज करना है, ठीक है कि नहीं। लेकिन अगर आपका ऐसा है कि आपको ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है, डेटा स्ट्रक्चर के इस तरीके की रिक्वायरमेंट है, लेकिन वहां पर किसी भी टाइप की कोई डुप्लीकेसी नहीं होनी चाहिए, तो ऐसे केस में आपको क्या यूज करनी है, सेट को यूज करना है, ठीक है कि नहीं। तो जैसे कि अब मैं बताऊं आपको कि कोई एक जगह है जहां पर नंबर ऑफ पीपल मल्टीपल टाइम आ जा सकते हैं, लेकिन आपको नंबर ऑफ गेस्ट के बारे में ये देखना है कि डोर से कितने गेस्टों की एंट्री हुई है। लेट से एक कोई फंक्शन है, वहां पर आपको ये रिक्वायरमेंट दी गई है क्लाइंट के द्वारा कि वहां पर लगे डोर के पास आपका डिवाइस लगेगा, और उस डिवाइस में ऐसी रिक्वायरमेंट आपको देखनी है कि यूनिक कितने लोग एंटर किए हैं। कोई एक गेस्ट है वो जो 4 बार आ रहा है, 4 बार जा रहा है, तो ऐसी डुप्लीकेसी को आपको मैटर नहीं करना है। तो नंबर ऑफ गेस्ट अगर यूनिक आपको निकालने हैं, तो उस मोमेंट पे आप क्या यूज करोगे, ऑब्वियस सी बात है, ऐसे मोमेंट ऐसी रिक्वायरमेंट के लिए आपको साइट डेटा स्ट्रक्चर का यूज करना है। क्योंकि यहाँ पर रिक्वायरमेंट में ये कहीं भी नहीं है कि आपको 5वें नंबर पर या 5th टाइम जो एंटर किया है उस जो भी गेस्ट है उसका नाम बताएं आप, या उसकी कुछ डिटेल आपको आपको एक्सेस करनी है। इस तरीके से हम ऑर्डर कलेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन हमको एक नो डुप्लीकेट एलिमेंट्स वाला कलेक्शन चाहिए, तो ऐसे मोमेंट के लिए आप साइट पर चले जा सकते हैं। आपको इसमें यूनियन इंटरसेक्शन, फिर दो लोग हैं वो आपस में ये देखना चाह रहे हैं कि मेरे पुराने फंक्शन में और अभी के फंक्शन में गेस्ट अगर बढ़े हैं या फिर कम हुए हैं, या टोटल कितना हुआ है उनका, तो उसकी सारी की सारी ऑपरेशंस आपको सेट के द्वारा मिल जाएगी। इंटरसेक्शन करके उन्हें पता लग जाएगा कि पहले में फंक्शन में ज्यादा लोग थे या बाद के फंक्शन में ज्यादा लोग हैं, ठीक है कि नहीं। तो रैलीज और इस सब को जो अरेंजमेंट है, इस तरीके के जो सॉफ्टवेयर बनते हैं वहां पर सेट ऑपरेशन का यूज किया जाता है। ओके, so we are going to move forward now if the set is finalized from you guys। देखो सेट में हम ना सेट कंप्रीहेंशन भी कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं। हम इस तरीके से, जैसे लिस्ट कंप्रीहेंशन होता है ऐसे ही सेट कंप्रीहेंशन होता है। आप सेट में से एक एक एलिमेंट को ऐसे उठाएं, या फिर हाँ ओके, देखिए इसने क्या किया है, इस स्ट्रिंग में से एक एक एलिमेंट को उठाया है, और अब ये बोला है इसने कि अगर x नॉट इन एबीसी, एबीसी अलग दूसरी स्ट्रिंग है, इसका मतलब ए नहीं है, बी नहीं है, सी नहीं है, देन वो सारे के सारे एलिमेंट को एक जगह पे आपको लिखना है, और फिर उसे किस में फॉर्मेट करना है, सेट के रूप में फॉर्मेट करना है। तो इस तरीके के लिस्ट कंप्रीहेंशन आप इस जगह पर सेट में भी लिख सकते हैं। ओके, अब अपन आ जाते हैं, एक नई अपना डेटा टाइप है जो है डिक्शनरी। इसके बारे में वैसे हम पहले भी पुरानी क्लासेस में भी बात कर चुके हैं, तो इसको अपन एक हल्का सा जल्दी मूव करेंगे, ठीक है कि नहीं, जल्दी से पढ़ेंगे इसको। तो हमने देखा लिस्ट कब यूज हो रही है, हमने देखा टपल्स कब यूज हो रहे हैं, हमने देखा सेट कब यूज हो रहे हैं। अभी अगर रिक्वायरमेंट आपकी ऐसी है जहां पर आपको ऑर्डर आईडी, लेट से आपका कोई आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो और वो डिलीवरी हैंडल करने का ही सॉफ्टवेयर है, तो वहां पे ऑर्डर आईडी और कस्टमर नेम ये एक की पेयर के फॉर्मेट में होते हैं। ऑर्डर आईडी यूनिक होती है आपकी, उस ऑर्डर आईडी पर जो कस्टमर का नेम है, वैल्यू इट कुड बी सेम। मैंने 2 बार ऑर्डर किया है सेम नेम से, सेम अकाउंट से, तो हो सकता है कि मेरी दोनों बार ऑर्डर आईडी अलग अलग हो, लेकिन नाम और एड्रेस सब कुछ सेम हो। तो ऐसे चीजों को हैंडल करने के लिए यहाँ पे की पेयर की जरूरत पड़ती है, डेटा को सेव करने के लिए, उसमें आपको क्या यूज करना है, डिक्शनरी का यूज करना है, ठीक है कि नहीं, ये आपको याद रखना है। इसमें अगर आपके इसके सारे आइटम्स को आइटरेट करना है, तो डिक्शनरी में आइटम्स को आइटरेट करने के लिए डॉट आइटम्स करके फंक्शन का यूज किया जाता है। ये इसकी लूपिंग टेक्निक है डिक्शनरी की, ठीक है कि नहीं। अगर इसके केवल आपको की वैल्यूज को ही आइटरेट करना है, तो उसके लिए डॉट कीज का यूज करते हैं हम।
अब क्योंकि अगर डॉट आइटम्स को यूज करना है आपको, तो इसकी की एंड वैल्यू दो एक टाइम पे दो डेटाओं को आप आइटरेट कर रहे हो, राइट? तो यहाँ पे आपको फॉर में कैच भी करना है की और वैल्यू दोनों डेटाज को, और यहाँ आप प्रिंट करा सकते हो उनको। और अगर आपको ऐसा नहीं है कि बस मुझे कीज को ही वो करना है, वैल्यू से मेरे को कोई मतलब नहीं है, लेट से आपसे बोल दिया जाए कि आपके उस सॉफ्टवेयर में जो आपने बनाया है ऑर्डर मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर, उसमें ओनली सारी की सारी ऑर्डर आईडी चाहिए एट द एंड आपको, तो उन ऑर्डर आईडीज को प्रिंट कराने के लिए आपको सिंपली उस डेटा स्ट्रक्चर का नाम डॉट, वो एक ऑब्वियसली एक डिक्शनरी होगी, तो डॉट आइटम्स की जगह पर आपको KEYS कीज API का यूज करना है, ठीक है कि नहीं? तो हम यहाँ देख भी चुके हैं कि अगर आप यहाँ डिक्ट डालते हो तो डिक्शनरी के जितने भी न्यू एम्प्टी डिक्शनरी, अगर आप मैपिंग ऑब्जेक्ट इसमें डाल देते हो तो वो की पेयर के फॉर्मेट के ऑब्जेक्ट होंगे। अगर कोई आई ट्रिपल डाल रहे हो आप तो वो भी कुछ इस तरीके से होगा, देखिए इसने यहाँ पे आई ट्रिपल बताया हुआ है। तो की और वैल्यू के फॉर्मेट में आई ट्रिपल को एक्सेस करना मांगता है डिक्शनरी, और की को यहाँ पे रखता है इक्वल टू वी, वैल्यू को आप इस तरीके से असाइन कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं? ओके, आगे हम देखेंगे इसमें, तो डॉट क्लियर, डॉट कॉपी, डॉट गेट, डॉट आइटम्स। मैं बता रहा था आपको कि सारे के सारे आइटम लेने के लिए डिक्शनरी में डॉट आइटम्स यूज करते हैं। डॉट कीज है वो की ओनली कीज को लेने के लिए कीज का यूज किया जाता है। यहाँ भी पॉप पॉप आइटम इस तरीके के ऑपरेट एपीआईज हैं। सेट डिफॉल्ट, अपडेट वैल्यूज, डॉट वैल्यूज से हम सारी की सारी वैल्यूज को ले सकते हैं। लेट से अभी हमको ऑर्डर आईडी से मतलब नहीं है, हमको सारे के सारे कस्टमर के नाम चाहिए, तो हम डीज डॉट वैल्यू के फॉर्मेट में डेटा को ले लेंगे। अब रिक्वायरमेंट आई, ये सारे के सारे आपने नाम तो दे दिए, तो ऑब्वियस सी बात है कि नाम डुप्लीकेट हो सकते हैं, लेकिन रिक्वायरमेंट है कि हमको यूनिक नेम चाहिए, डुप्लीकेसी इसमें से हटानी है। तो सिंपली इस डॉट वैल्यू जो लिस्ट के फॉर्मेट में होगा डिक्शनरी से एक्सेस होकर के, उसको हम सेट में डेटा टाइप चेंज करेंगे, सेट बनाएंगे उसको, तो सेट अपने आप ही डुप्लीकेसी को सबको खत्म कर देगा इसकी को, है ना? ओके, डिक्शनरी में वैसे मैं पहला सारा सब कुछ पढ़ा चुका हूँ इसको, सेम इसी पॉइंट से मैंने पढ़ाया है चीज़ों को। लूपिंग टेक्निक आपके लिए बता ही चुका हूँ, इनुमरेट के बारे में आपको बता चुका हूँ कि जब किसी लिस्ट को आप इनुमरेशन के थ्रू आइटरेट करने की कोशिश करते हो, तो उसमें लिस्ट के एलिमेंट प्लस उसकी इंडेक्स दोनों को वो एक साथ आइटरेट में आइट्रेशन में लेता है। ये आई पहला है जो आपका आर्गुमेंट है यहाँ पर, जो आपका है, ये इंडेक्स को डिनोट करता है, और वी उस इंडेक्स पर अवेलेबल वैल्यू को दिखाता है। तो देखिए, जीरो पर टिक है, वन पर टैग है, तो टू पर टॉ है, इस तरीके से, है ना? आप एक जिप करके भी यूज कर सकते हो। यस, जिप अगेन देयर इज वन अनदर एपीआई व्हिच वी आर गोइंग टू यूज इन आइट्रेशन, दैट्स कॉल्ड जिप। जिप क्या करता है, आपको दो अगर लिस्ट हैं और उनको एक साथ आपको आइटरेट करना है, तो उस मोमेंट पे आप क्या है, पहली लिस्ट का एलिमेंट और दूसरी लिस्ट का एलिमेंट बाया जिप एपीआई आप आइटरेट कर सकते हैं। तो देखिए, क्यू देगा नेम को और ए देगा किसको, इस दूसरी लिस्ट के आंसर पहली एलिमेंट को। तो यहाँ हमने नेम, और यहाँ ये, यहाँ दूसरा एलिमेंट, यहाँ भी दूसरा एलिमेंट, इस तरीके से आप रिवर्स्ड करके कर सकते हो। तो रिवर्स्ड में भी सेम आपका क्या है, जो भी रेंज है, जो भी आपकी लिस्ट है, यहाँ पर अवेलेबल डेटा टाइप है, उसके उस पर रिवर्स्ड ऑपरेशन करके वो सारे के सारी चीजों को कंप्लीट करेगा, ठीक है कि नहीं? सॉर्टेड भी इस तरीके की एपीआई है। देर आर मल्टीपल एपीआईज व्हाइल डूइंग आइट्रेशन, आप उन सारी की सारी एपीआईज को यहाँ पर देख सकते हैं। कंडीशंस, व्हाइल, इफ, नॉट, ये सारे के सारे कंडीशंस मैं कंट्रोल फ्लोज में आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है कि नहीं? कैसे इनकी कंपेयरिंग की जाती है, लेस देन, ग्रेटर देन, ये चीजें ये मैं आपके लिए उसमें कंट्रोल फ्लोज में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है कि नहीं? तो हमारे डेटा टाइप में डेटा स्ट्रक्चर जो हमारा चैप्टर 5 था, उसमें यही सारा सब कुछ अवेलेबल डेटा था। आप लोगों का मैं होमवर्क डिफाइन कर देता हूँ, फिर अपन क्वेश्चन आंसर पर आते हैं, ठीक है कि नहीं?
अभी हमारा होमवर्क होगा अगली क्लास का। पहला है कि आपको माई टपल्स डॉट पी वाई बनानी है। ठीक है ना। दूसरा है आपको क्या बनाना है, सेट। ठीक है। थर्ड आपको क्या बनाना है, माई डिक्शनरी। ओके। एंड इन सब में ही आपको यूज लूपिंग टेक्निक। ठीक है कि नहीं, तीनों में यूज करना है। फिर भी आप एक बार लूपिंग टेक्निक्स के लिए माई आइट्रेट डॉट पी वाई फाइल बना करके देख सकते हो। ठीक है कि नहीं। ओके। सो नाउ इफ यू विल गो इन दिस, अगर हम ऊपर चलते हैं एक बार, पाइथन के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो देखो हमने क्या है, पाइथन को देख लिया, इंटरप्रेटर और क्या कंपाइलर, ये सब कुछ देख चुके हैं हम। इसके पाइथन के नंबर स्ट्रिंग जो नॉर्मल ये नंबर स्ट्रिंग क्लासेस हैं, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। कंट्रोल फ्लोज के बारे में पढ़ चुके हैं। डेटा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ चुके हैं। इसके अलावा पी एक्सपेक्ट लाइब्रेरी के बारे में पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद हमारा मॉड्यूल्स इनपुट आउटपुट आता है। मॉड्यूल्स के बारे में पढ़ने से पहले हम इनपुट आउटपुट के बारे में पढ़ेंगे। और इनपुट आउटपुट में जो मेन आर्ग जो लाइब्रेरी और यूज की जाती है वो है आर्ग पार्सर। कल अगली क्लास से हम आर्ग पार्सर लाइब्रेरी को पैरेलली पढ़ेंगे और देखेंगे कि आर्ग पार्सर लाइब्रेरी के थ्रू किस तरीके से डेटा लिया जाता है एज ए इनपुट, और किस तरीके से यूजेज जो होता है ना, किसी भी स्क्रिप्ट को चलाने से पहले उसके यूजेज बताए जाते हैं, हेल्प में जो हमको दिखता है, तो वो किस तरीके से लिखा जाता है। ये सारी की सारी चीजें हम अगली क्लास से चालू करेंगे। ओके, सो एनी क्वेश्चन इन दिस क्लास गाइज? सॉरी। No. ओके। Okay guys, so if there is no question then we can end up here. Thank you everyone.